Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is graph of trigonometric functions. My group, this is group presentation. My group members are DJ roll number 12, Salih Ishfaq roll number 24, Iman Gulzar roll number 44, Nabila Ashraf roll number 76 and Meema Afia Ayub roll number 88. ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इतरत ने जो प्रेजेंटेशन दी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल को उसकी किसी भी दो साइड लेंथ्स के साथ जो रिलेट करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस टेन थीटा, कोटेजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब इन 6 के हमने स्टेप बाय स्टेप ग्राफ्स बनाने हैं। सबसे पहले साइन फंक्शन, यानी कि साइन जो सा थीटा है, साइन फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ को बनाने से पहले हम एक इमेजिन करते हैं यूनिट सर्कल, उस पर हमने पॉइंट्स एंटी क्लॉकवाइज जो से है ना वो रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द रीजन प्लॉट किए हुए। जैसे हम देखते हैं कि ये पॉइंट होता है 0, जो हम ऊपर जाते यानी कि अप साइड जाते हैं तो एंगल इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 के बाद 90 एंगल, उसके बाद दोबारा नीचे आते जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता जाता है 135, उसके बाद 180, इसके बाद दोबारा आते हैं तो एंगल दोबारा इंक्रीज होता जाता है और ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एवरी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्ड्स विद एन एंगल थीटा, यानी कि हम किसी भी पोजीशन पे अगर पार्टिकल को प्लॉट करेंगे तो उसका कोई ना कोई एंगल होगा। टेबल है y इक्वल साइन एक्स, ये यानी कि ग्राफ की कंडीशन है साइन की। y एक्सिस पे और साइन लेके x एक्सिस पे हमने x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, साइन एक्स। हम की पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उसके मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हैं, मिनिमम पॉइंट्स क्या हैं और इंटरसेप्ट्स क्या हैं। ये ना बिल्कुल 5 पॉइंट्स, उनमें से वैसे तो हम काफ़ी इंटरवल्स ले सकते हैं, π/2 π/4 वगैरह, उसमें से 5 बेसिक 90 के एंगल से हमने जो है इंटरवल से लिए। जब x 0 होगा तो हमें पता है साइन 0, थीटा जब 0 रखेंगे तो उसका साइन भी 0 आएगा। इसी तरह π/2, ये पिछले ग्राफ में एक दफ़ा, अच्छा ये यहाँ पे 0, जो हम ऊपर जाते जाएंगे ये π/2 अगर 90 किसके इक्वल होता है, π/2 रेडियंस में। फिर नीचे आते जाएंगे तो पाई यानी कि 180 के इक्वल। दोबारा 270 किसके इक्वल होता है, 3π/2 के। और 360 किसके इक्वल होता है, 2π के। इसी तरह वहाँ पे मैंने जो सा ना नेक्स्ट ग्राफ में एंगल्स में भी कर दिया और रेडियंस में भी, यानी कि डिग्री में भी और रेडियंस में भी। जब x 0 होगा तो एंगल डिग्री में 0 डिग्री और उसका साइन 0 π/2 इक्वल टू 90 और उसका जब हम साइन निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह पाई 180 और उसका साइन निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। 3π/2 हमें पता है 270 के इक्वल होता है और उसका जब हम साइन लेते हैं तो -1, यानी कि साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1। और इसी तरह 2π 360 वो मैक्सिमम वैल्यू और उसका साइन क्या होता है, 0। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे और फिर उन जो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यानी कि 0 पे क्या आया, 90 पे क्या वैल्यू थी, फिर उसके बाद 180 पे क्या वैल्यू थी, उनको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जब हमने कहा कि साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो वो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे जब प्लॉट करेंगे तो वो ये ओरिजिन पे आएगा। फिर हमने कहा कि साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो वो ये मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो वहाँ पे जाएगा। फिर दोबारा जो उनसे साइन की वैल्यू जो हम इंक्रीज करते जाते हैं, वो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, साइन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। साइन 180 दोबारा मिनिमम वैल्यू तक पहुँच जाती है 0। फिर हमने साइन डिग्री इंक्रीज किया 270 तक जब पहुँचे तो दोबारा वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अगर साइन 91 आ रहा था तो अब साइन 270 उसके π/2 का 8 मल्टीपल है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम ही आ रहा है। इसी तरह जब हमने साइन 360 दोबारा 270 से वो एंगल इंक्रीज करते गए, लेकिन वैल्यू जो सी है
वो डिक्रीज होती गई 360 पे, साइन दोबारा 0 हो गया। ये ग्राफ था 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान, और यहाँ फिर कह सकते हैं 0 से लेकर 360 तक। अब हमने इसमें से ऑब्जर्व किया कि 0 से लेकर 90 तक वाई कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक इंक्रीज हुई है। ये देखें ना, 0 से लेकर 1 तक वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर दोबारा 90 से 180 तक जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वैल्यू दोबारा डिक्रीज हुई 90 से 180 तक। फिर हमने 180 से 270 तक जब ग्राफ प्लॉट किया वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो वो दोबारा वैल्यू डिक्रीज हुई अपोजिट डायरेक्शन में, और 270 से 360 तक दोबारा वैल्यू इंक्रीज हुई। इस तरह जो सा ना वैल्यू कम ज़्यादा होने से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ग्राफ जो है वो वेव फॉर्म में आएगा, कर्व फॉर्म में आएगा। पहले हमने सिर्फ 0 से 2 पाई तक किया, अब हम इसके अलावा 0 से 2 पाई के अलावा इसके नेगेटिव जोन से ना वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। जब हमने 0 से 2 पाई तक किया तो इस तरह ग्राफ आया कर्व फॉर्म में। इसी तरह जब हमने सेम वही वैल्यूज़ रखी पाई बाई 2, पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 2, तो उनकी जब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की साइन के साथ, तो उनके साथ बस वहाँ पे जहाँ पॉजिटिव साइन था वहाँ पे नेगेटिव लग गया, तो सेम ग्राफ उसी तरह का अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गया। ये 360 से लेकर -360 तक ग्राफ कह सकते हैं, या फिर 2 पाई से लेकर -2 पाई की रेंज में ग्राफ है। इसके बाद आता है कॉस का ग्राफ। इसके टेबल में पहले सिर्फ 5 पॉइंट्स थे, इसमें ज़्यादा, यानी कि पहले 90 के इंटरवल से मैंने साइन में डिवाइड किया था, तो इसमें आप 30 के इंटरवल से डिवाइड करेंगे। जब मैंने x 0 रखा, यानी कि डिग्री में 0 रखा, तो उसका जब काज निकला तो हमें पता है काज 0 1 के इक्वल होता है, काज 30 इसी तरह 0.8, काज 60 0.5, इसी तरह जो सा काज 90 0। दोबारा जो सा 120 के आगे काज की वैल्यू नहीं लेंगे तो -0.5, 150 के -0.8, और काज 180 हमें पता है दोबारा क्या हो जाता है -1, यानी कि काज की वैल्यू देखें तो 90 पे 0 मिनिमम और 0 पे मैक्सिमम, और इसी तरह 180 पे भी मैक्सिमम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में। इसी तरह 180 के बाद दोबारा 270 पे वो 0 हो जाती है, और 360 पे दोबारा मैक्सिमम हो जाती है, और दरमियान में कम और ज़्यादा होती रहती है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम काज के ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये मैंने बिल्कुल उसी ग्राफ को जो ऊपर वैल्यूज़ थी उनको प्लॉट किया। तो जब 0 पे हमने एक्स एक्सिस पे काज की वैल्यू ली 0 डिग्री, तो वो 1 पे जाके जो है ना वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है 1। 30 पे ली तो वो 0.87, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले हमने टेबल में उनके पॉइंट्स निकाले थे, उनको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि बिल्कुल साइन की तरह की एक वेव, एक कंप्लीट साइकिल ही मिल रहा है, यानी कि क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से दोबारा क्रस्ट, इस तरह जो है एक कंप्लीट साइकिल मिल रहा है। लेकिन पिछले ग्राफ और साइन के ग्राफ और काज के ग्राफ में फ़र्क है कि साइन के ग्राफ जो शुरू हो रहा था वो यहाँ से 0 से शुरू हो रहा था, क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 के इक्वल है, लेकिन काज का ग्राफ 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि काज 0 1 के इक्वल होता है। इस तरह ये 0 से लेकर 360 तक ग्राफ प्लॉट हो गया। वो हमने एंगल में यानी कि डिग्री में प्लॉट किया, इसी तरह हम रेडियन में भी प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि पाई के फॉर्म में, वो भी बिल्कुल उसी फॉर्म में आया। पाई बाय 2 यानी कि वो 90, काज 90 0, काज 180 पे जाके देखा तो वो मैक्सिमम -1 में, 3 पाई बाय 2 यानी कि 270, तो वो जो है ना पाई बाय 2 का और मल्टीपल कह लें या फिर 3 पाई बाय 2 कह लें, तो वो दोबारा 0 पे, और 2 पाई दोबारा मैक्सिमम। तो ये एक कर्व ऑब्टेन हो रही है हमें कॉस के ग्राफ में, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन के और कॉस के ग्राफ हमें स्मूथ कर्व्स देते हैं। बिल्कुल साइन के ग्राफ की तरह ही हमने इसे भी दोनों साइड्स पे जो है ना एक्सटेंड किया, इंटरवल ऑफ 2 पाई, यहाँ पे मैंने पाई लिखा हुआ था वो क्वेश्चन मार्क हो गया गलती से। तो जब ये तो ग्राफ हम पहले प्लॉट कर चुके हैं, जो राइट साइड वाला है, जो लेफ्ट साइड वाला है इसे बिल्कुल जो ऊपर टेबल बनाया था बिल्कुल वैसे टेबल बनाएंगे, लेकिन साथ माइनस साइन लगा लेंगे, यानी कि -180 -270।
तो ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन पे जाके बनेगा, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल वही आएगी। तो जब हमने अब साइन के ग्राफ देख लिए, कॉस के ग्राफ देख लिए, तो इनसे हम कुछ कंक्लूड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एंड कॉस के ग्राफ में डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम अगर रिमाइंड करें, जब हमने फंक्शंस पढ़ा था तो तब हमने डोमेन, रेंज, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो डोमेन क्या था? ऑल पॉसिबल इनपुट्स जो उनसे हो सकते हैं। तो साइन और कॉस के ग्राफ में जितने भी उसकी डोमेन है वो रियल नंबर्स है, यानी कि हम किसी भी नंबर पे ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो हम प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी रेंज है। रेंज क्या होता था? कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज जो हमें ऑब्टेन होती हैं। तो रेंज जो इसकी या साइन और कॉस दोनों ग्राफ्स की जो हमारे पास निकली है वो -1 और 1 के दरमियान, -1 के इक्वल या फिर 1 के इक्वल, और y की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। हमने ये देख लिया कि ग्राफ एक स्मूथ कर्व ऑब्टेन हुआ है। हम देख चुके हैं कि जोन से ना वो स्मूथ सा एक कर्व ऑब्टेन हुआ है वेव फॉर्म में, और साइकिल ने अपने आप को रिपीट किया है दोनों डायरेक्शन में। हम अगर इस जितना हमने 362 पाई तक एक्सटेंड किया, इसे अगर हम मजीद आगे 4 पाई तक एक्सटेंड करेंगे, साइकिल इसी तरह जोन से ना रिपीट होगा। एक पॉइंट के हमने जब फंक्शन, हम कह रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हमने जब फंक्शंस की बात की थी, फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे, तो हमने एक टेस्ट किया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता था कि आया ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये फंक्शन है भी या नहीं है। इसी तरह हम जो सा यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं ये वाला ग्राफ है, ये वाला, चलिए फर्स्ट कर लें कॉस का। इसको मैं मालूम करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है जो से मैं ग्राफ बना रही हूँ। इसे कंफर्म करते हैं कि आए कॉस ट्रिग्नो वो फंक्शन है भी या नहीं। इसके लिए हम क्या करते थे? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं अगर वर्टिकल लाइन लगा लूँ, अब यहाँ पे पीपीटी की फॉर्म में तो नहीं लग सकती, अगर पेन में कर सकते। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा लें तो उसका क्या होता था कि वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे ये जो हमारे पास कर्व आया उसे इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाती हूँ तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कोई ग्राफ उस वक्त फंक्शन नहीं था होता जब वर्टिकल लाइन एक की बजाय 2 पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही होती थी। यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे अगर लगा लूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया होगा। तो ये इस बात की जो है ना दलील है कि ये कॉस और साइन ये दोनों वर्टिकल लाइन टेस्ट देते हैं और ये दोनों ही फंक्शन हैं। कॉस की बात कर ली, साइन की बात कर ली, उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, रेंज -1 और 1 के दरमियान है, स्मूथ कर्व देता है। इसके बाद आता है टेंजेंट का जो है ना ग्राफ। हमें पता है, हमने पिछली दफ़ा जब लेक्चर दिया था, प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसने बताया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा व कॉस थीटा। यानी कि ये वैसे तो टेंजेंट होता है ना कि परपेंडिकुलर और बेस, इसके अलावा इसका ये भी एक रिलेशन लिखा जा सकता है कि साइन ओवर कॉस। लेकिन अब हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, पिछलों में तो बहुत आसानी से जो है ना वो ग्राफ हो जाता रहा प्लॉट, लेकिन इसमें जब हम प्लॉट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नीचे कॉस थीटा है। कॉस में पता है कॉस की कुछ वैल्यूज होती हैं जहाँ पे कॉस 0 हो जाता है। जैसे कॉस 90 पे 0 होता है, यानी कि इसके जो होते हैं ना π/2 के ऑड मल्टीपल्स, उनमें कॉस 0 हो जाता है। कॉस 90 पे 0 होता है, कॉस 270 पे 0 होता है। इसी तरह जब वहाँ पे हम कॉस, और जब ये देखें साइन, फर्स्ट का साइन 90 लेती हूँ तो वो आ जाता है 1 के इक्वल। कॉस जब नीचे लेती हूँ 90 के तो वो तो आएगा 0, और हमें पता है 1/0 मैथ में वो इन्फिनिटी बन जाता है, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आ जाए और वो डिवाइड हो रही हो। तो टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड होता है एक पॉइंट पे जब कॉस की वैल्यू 0 आ जाए। तो उस पोर्शन पे जब हम कह रहे हैं कि कॉस की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम वहाँ पे फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? 0 कह रही हूँ, जब इनडेफिनेट आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, तो तब हम जो है ना ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो वो तो प्लॉट ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि उस वहाँ पे उसे हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स, यानी कि वो पॉइंट इनफिनाइट है, हमारी रेंज से बाहर है, हम उसे
प्लॉट कर ही नहीं सकते। दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं जो इसमें हैं। टेंजेंट फंक्शन में पाई बाय 2 पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और पाई बाय 2 हमें पता है वो 90 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज जहाँ यहाँ पे ग्राफ में आएंगी, यहाँ पे वो हमें ग्राफ की कर्व या फिर लाइन नज़र नहीं आएगी, बल्कि वहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स यानी कि लाइंस की फॉर्म, बस हम डॉटेड लाइन शो कर देंगे। ग्राफ के लिए बिल्कुल वैसे ही हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। हमें पता है tan 0 0, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 की कुछ वैल्यू होती है 0.58, इस तरह टेंजेंट 60 की वैल्यू 1.73, टेंजेंट 90 जब लेते हैं तो वो आता है इन्फिनिटी, यानी कि उसका आंसर ही नहीं कैलकुलेट हो सकता। हमारे लिए वो वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि साइन ओवर कास और कास नीचे 0, और इसी तरह 180 पे भी 0, 180 पे 0, ठीक है, 0 और चीज़ होती है और अनडिफाइंड और चीज़ होती है। इसका अब हमने जो पिछले वैल्यू निकाली उसका ग्राफ प्लॉट किया, तो जो cos टेंजेंट 0 की जब वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास 0 आ गई। इस तरह हमने नेक्स्ट बात की थी, हमने टेंजेंट 30 टेबल में लिया तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू है 0.5 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह हमने टेंजेंट 60 की बात की तो वो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई थी। लेकिन जब हमने आगे जाके टेंजेंट 90 निकाला तो उसकी तो वैल्यू भी नहीं थी आई, वो तो अनडिफाइंड रहा था। तो उसकी जगह हम अनडिफाइंड को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, यानी कि हमें ग्राफ को पता ही नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे उसका पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो उसको हम वैसे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं और इसे कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। इसी तरह हमने 180 पे आगे, यहाँ पे आगे 90 से आगे 120 पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकली थी नेगेटिव में। इसी तरह 150 पे कोई वैल्यू निकली थी, इस तरह 180 पे दोबारा 0 हो गया था। लेकिन जो आगे हम करते हैं दोबारा वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन एक पॉइंट दोबारा आता है 270 पे जहाँ पे वो अनडिफाइंड रहता है। उससे फिर हम उस पॉइंट पे दोबारा डॉटेड लाइन शो कर देते हैं कि यहाँ पे ग्राफ अनडिफाइंड है, हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं पता कहाँ प्लॉट करनी। फिर इसी तरह जो है 360 तक उसकी वैल्यू नेक्स्ट प्लॉट करते जाते हैं और 360 इज इक्वल टू 0। इसकी हम अगर अब डोमेन की बात करें तो पहले हमने जब डोमेन की बात की है तो हमने कहा कि वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ग्राफ जब हम टेंजेंट का ड्रा करेंगे तो उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स नहीं होंगे, उसमें जो पाई बाय 2 के या पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो तो अनडिफाइंड आ रहा है। इस तरह एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स की बात की जाए, इंटरसेप्ट्स वो चीज़ वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वाई एक्सिस भी हो सकता है जो इंटरसेक्ट कर रहा हो। जैसे अब एक्स इंटरसेप्ट्स की बात की जाए तो 0 और 0 पे यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट 180 और 0 पे, यानी यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और तीसरा पॉइंट 360 और 0 पे, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही थी। और वाई एक्सिस की बात करें तो सिर्फ 0 और 0 पे, इसके अलावा वाई एक्सिस पे कहीं भी टेंजेंट का ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। डैश्ड वर्टिकल लाइंस यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस आई हैं उसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहलाएंगे। एसिम्पटोट्स आर द वैल्यूज ऑफ थीटा विद tan थीटा इज नॉट डिफाइंड। जहाँ पे हम tan थीटा को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए अनडिफाइंड है, उसको जो है ना हम एसिम्पटोट्स कहेंगे। इसको अगर हम वहाँ पे जो फंक्शंस के फॉर्म में देखें तो हमने जब इसको डिफाइन किया, इसकी डोमेन की बात की, तो हमने तभी कह दिया कि ये 90 और 270 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 90 और 270 इंक्लूड कर दें तो वो फिर जो है ना रियल नंबर, या फिर हम कह रहे हैं कि ये सारे रियल नंबर्स हो तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 90 और 270 पे ग्राफ हमारे लिए अनडिफाइंड आ रहा है। इसलिए या फिर इसे एक और फॉर्म में कहूँ कि पाई बाय 2, ये देखें पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, दूसरी साइड पे भी नेगेटिव पाई बाय 2 उसका ऑड मल्टीपल, ये सारी वैल्यूज़ पे हमें ग्राफ ऑब्टेन नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, ये अनडिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज है, वो जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 के ऑड नंबर्स को निकाल के हम
इंक्लूड कर सकते हैं। कि अगर हम डोमेन और रेंज में इमेजेस की फॉर्म में बात करें तो इनका कोई इमेज ही नहीं बन रहा होता, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। आगे मेरी ग्रुप मेंबर हैं नबीला अशरफ, वो रेसिप्रोकल जो फंक्शंस हैं कॉस, साइन और टेंजेंट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उनके जो रेसिप्रोकल है वो एक्सप्लेन करेंगे। Nabila Ashraf, roll number 76. I am going to explain graph of reciprocal functions. जैसे कि पहले मेरी फेलो ने बताया कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं, which are cos, sin, tan, और इनकी जो रेसिप्रोकल्स हैं ये नॉर्मल फंक्शंस हैं, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या है, कॉस का है सीकेंट, साइन का है कॉसिकेंट एंड टेन का है कोटेन, या इसे हम लोग कोटेंजेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉट को फाइंड करना है विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेन फंक्शन। तो कॉट को हमें फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि इक्वल किसके है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम लोगों ने कॉट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ग्राफ के ऊपर कि ये 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 के ऊपर, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ पे इसकी क्या वैल्यू होती है। अगर हम लोग इज्यूम करें कि जो साइन 0 होगा जब, और वो साइन जब डिनोमिनेटर में होगा, तो वो डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो कॉट की जो वैल्यू है इट विल बी अनडिफाइंड। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0, और कॉस 0 आप लोगों को पता है कि 1 होता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉस बाय साइन यानी कॉस की वैल्यू को ऊपर रखना है 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 0, तो इट्स वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। तो कॉट की जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। इधर सेपरेट टेबल में भी वो दिखा रहे हैं हम लोग कि जब 0 होगा तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कॉट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस बाय साइन, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर में साइन की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पाई बाय 4 यानी कि जो एंगल किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। तो 45 एंगल पे हम लोग के पास जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है 0.70 कॉस की, cos यानी cos pi by 4 is equals to 0.707, also sin pi by 4 is equals to 0.707। तो when we divide cos by sin तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1, तो cot pi by 4 will equal to 1। नेक्स्ट हम लोग 90 एंगल पे देखते हैं, यानी पाई बाय 2 के ऊपर देखते हैं कि कॉट की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर जो साइन का फंक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा होता है, और जो कॉस का फंक्शन होता है वो अपनी मिनिमम वैल्यू शो कर रहा होता है। तो 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट है 3 पाई बाय 4, यानी एंगल 135 के ऊपर कॉट की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगी कॉस बाय साइन। तो 3 पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू होती है 0.707 और कॉस की वैल्यू क्या होती है -0.707। इन दोनों को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो आंसर विल बी -1। इसी तरह एंगल 180 पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू है। तो साइन 180 इज इक्वल टू 0 आप लोग को पता है, और कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो -1 बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इस तरह हम लोगों ने कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट क्या है, हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली कि कितने एंगल पे कितनी आती है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ये हमारे पास जो है वो ग्राफ है किसका, कोटेंजेंट का। कोटेंजेंट टेन का इन्वर्स है। अब आप लोग रेसिप्रोकल में ये बात देखेंगे कि जो जिसका रेसिप्रोकल होगा वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। टेन की वैल्यू अगर कहीं पे राइज कर रही है तो को टेन की यानी कोटेंजेंट की वैल्यू उसी पॉइंट पे फॉल करी होगी एज वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं किसी जगह पे वो फॉल कर रही होगी तो उसकी राइज करेगी, और उसकी राइज करी होगी तो उसकी फॉल करेगी। आप लोग देखते हैं कि tan 0 पे जो है वो क्या आंसर आता है, tan 0 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग कोटेंजेंट की बात करें तो कोटेंजेंट वहाँ पर अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सट्रीम्स की बात, मतलब जो पर्टिकुलर एंगल है उनकी बात करेंगे, 0 पे पहले देखेंगे कि क्या वैल्यू है, फिर 90 पे, 270 पे, देन 360 पे। तो tan 0 इज इक्वल टू 0 और इसका कोटेंजेंट पे इसकी क्या वैल्यू होगी, इट विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद tan जो 90 होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव अनडिफाइंड होता है। tan 90 जो है वो नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, जबकि इसका जो
कॉट है यानी कोटेंजेंट है वो पॉजिटिव अनडिफाइंड होगा। यानी आपको मैंने पहले बताया कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। अगर एक ग्राफ में एक ग्राफ की वैल्यू राइज करी होगी तो दूसरे की फॉल करी होगी। इसी तरह अगर हम लोग किसी भी इंटरवल पे देखें 360 पे या 270 पे, तो जो टेन की वैल्यू होगी उसके रेसिप्रोकल कोटेन की वैल्यू होगी। नेक्स्ट करें, स्लाइड मूव करें। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे ग्राफ्स हैं बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जबकि कोसीकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे भी उसकी वैल्यू होगी कॉस की या साइन की, तो इसी तरह कोसीकेंट और सीकेंट की भी वैल्यू उनके अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट करें सीकेंट का ग्राफ। सीकेंट आप लोग को पता है कि किसका इन्वर्स रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो आप लोग देखें कॉस की जो वैल्यू होती है 0 के ऊपर, ये मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप लोग अगर देखें तो जो सीकेंट की वैल्यू है वो क्या है, उसकी मैक्सिमम होती है। तो इसकी ये देखें 0 से, जबकि अगर हम लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें ना तो वो 0 से लेकर 90 तक आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी 0 पे उसकी मैक्सिमम होती है ना, तो जैसे जैसे हम लोग 90 की तरफ मूव करते हैं कॉस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। इसी तरह हम लोग देखें तो कॉस 90 पे जाके उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है और वो 0 के इक्वल हो जाती है। जबकि अगर हम लोग ये देखें सीकेंट का ग्राफ देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 तक क्या हो रहा है, पहले उसकी 1 थी तो इसकी 0 थी, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है यानी 0 की तरफ मूव करती है। तो इसकी जो है वो क्या होती है, 90 की तरफ मूव कर जाती है। जब उसकी वैल्यू 90 पे जाती है, जब उसकी वैल्यू 0 पे जाती है, cos 90 = 0, तो इसकी वैल्यू जो है सीकेंट की वैल्यू 90 पे जाके क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट इंटरवल की अगर हम लोग बात करें 90 to 180 या 180 to 270, तो फिर से उसकी जो cos की वैल्यू है हमारे पास वो π/2 से लेकर पाई तक क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, -1 पे चली जाती है पाई पे जाके। कॉस के फंक्शन में 90 से लेकर 180 तक यहाँ पे जाके 0 हुई थी ना, यानी मिनिमम हुई थी, लेकिन फिर इससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही नेगेटिव वैल्यू में चली जाती है कॉस के फंक्शन में। लेकिन ये क्या कर रही है, जो सीकेंट का फंक्शन है वो 90 से लेकर 180 तक वो पहले नेगेटिव मैक्सिमम में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती ज़्यादा होती जा रही है। यानी जब इधर से नंबर्स कम होते जाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपने लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो जब कॉस की वैल्यू 90 से 180 तक हम लोग गए हैं, उधर जो कॉस के फंक्शन में क्या हुई है, वैल्यू उसकी ड्रॉप हुई है, 0 से लेकर -1 की तरफ गई है। लेकिन इसके फंक्शन, इसके केस में क्या हुआ है, मैक्सिमम नेगेटिव से मिनिमम नेगेटिव में आई है। यानी मैक्सिमम नेगेटिव से मिनिमम नेगेटिव में आने का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट करें ग्राफ कोसेकेंट का। कोसेकेंट जो है वो किसका इन्वर्स होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो साइन होता है वो साइन 0 = 0, लेकिन सीकेंट कोसेकेंट में ये देखें ये अपनी 0 वैल्यू पे क्या है, मैक्सिमम है। जबकि साइन 90 जो है वो मैक्सिमम होता है, 1 होता है। तो जो कोसेकेंट का ग्राफ है ये इसके ऊपर अपनी वैल्यू क्या शो कर रहा है, मिनिमम शो कर रहा है। जब उसकी मैक्सिमम थी, जब उसकी मिनिमम थी किसकी, साइन फंक्शन की, साइन 0 था ना, तो यहाँ पे इसकी जो कोसेकेंट की वैल्यू है वो 1 है यानी मैक्सिमम है। और जब इसने मैक्सिमम शो की साइन के फंक्शन ने 90 की वैल्यू के ऊपर जाकर π/2 एंगल के ऊपर, तो कोसेकेंट का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप होगी मैक्सिमम टू मिनिमम। इसी तरह फिर 90 to 180 वो क्या करती है, अपनी डिक्रीज करती है। जबकि सीकेंट के कोसेकेंट के फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये फिर से अपनी वैल्यू क्या कर रही है, राइज कर रही है। नेक्स्ट करें। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल के हम लोगों ने देखा कि क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, और साइन का क्या है, कोसेकेंट। तो जब भी इनके अकॉर्डिंगली इनके जो रेसिप्रोकल में कोई भी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगी तो उनके अकॉर्डिंग ये भी अपनी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगी। यहाँ पर अब जनरल पॉइंट ओवरव्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट कर दें। जनरल ओवरव्यू कंपैरिजन किया हुआ है कि ये देखिए ये साइन का फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग साइन के फंक्शन को देखते हैं कि ये साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, जबकि कोसेकेंट इसका जो रेसिप्रोकल है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो करता है। जब π/2 एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू पहुंचती है तो ये क्या करता है, अपनी मैक्सिमम यानी साइन 91 शो करता है। तो ये कोसेकेंट इसी तरह अपना
फॉल डाउन शो कर देता है। इसी तरह फिर से ये क्या करता है कि यहाँ पे मैक्सिमम से फिर मिनिमम ड्रॉप हो गया इसकी वैल्यू साइन की, जबकि इसकी फिर से इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग कॉस के फंक्शन को देखें तो कॉस जो होता है वो 0 पे क्या होता है, मिनिमम होता है, और यहाँ पर सीकेंट की जो वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। जबकि अगर π/2 के cos 90 जो है वो cos 0 मैक्सिमम होता है ना, cos 90 0 होता है, तो cos 90 यहाँ पर 0 है, जबकि जो साइन सीकेंट का फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो करे। इसी तरह टेन वाले फंक्शन में आपको बताया कि एंगल 270 और एंगल 290 पे जो है वो कहीं पे हम लोग जो ग्राफ है उसकी वैल्यू आती नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे एसिम्पटोट्स कहते हैं उसे, यानी वहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है। और अनडिफाइंड वैल्यू को हम लोग आपने पहले जब स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पे उसकी वैल्यू जो है ना वो अनडिफाइंड होगी, तो जो अनडिफाइंड वैल्यू होगी it will be not plotted on the graph. Next अभी छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, उन्होंने कंडीशन हमें दे दी है कि y जो है वो 2 cos x के इक्वल आए, और जो x है वो 0 से लेकर हम लोगों ने 2 पाई तक प्लॉट करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि 0 से लेकर 2 पाई तक अपने एंगल्स लेने हैं। ठीक है, हाफ सर्कल का उन्होंने हमें एरिया दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने y की कंडीशन को यानी करना है, तो x सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग स्केल को ही सेट करते हैं। तो स्केल में हम लोग रेगुलर इंटरवल रखते हैं कि रेगुलर इंटरवल के बाद एक के बाद दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम लोग ने x एक्सिस पे जो है ना वो x की वैल्यूज ले रही हैं, और y एक्सिस पे उसकी y इज इक्वल टू 2 cos थीटा, जो कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है वो हम लोग ले रही है। तो सबसे पहले 0 वैल्यू ली है। ठीक है, हम लोगों ने π/6 का इंटरवल रखा है। ठीक है, π/6, तो 0 सबसे पहले हम लोग ने cos x की वैल्यू का cos फाइंड करना है, यानी cos x कैलकुलेटर से, और देन हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले x की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है, तो cos 0 आपको पता है 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 1, तो cos 0 जो है वो 1 है, तो 1 को जब अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 cos x, तो 2 आ गया। नेक्स्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 में अगर हम लोग π/6 ऐड करेंगे, हम लोगों ने π/6 का जो है ना वो इंटरवल रखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है ना वो π/6 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह पे हमने π/6 यानी पाई हमने 180 को रखना है, और 6 पे डिवाइड करें, वो जो वैल्यू आएगी उसका हमने क्या लेना है, cos। तो वो cos कितना आया है 0.87। जब 0.87 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो वो नेक्स्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7। देन हम लोगों ने ये π/3 ये आगे ये हम लोगों ने π/6 का इंटरवल रखा हुआ है, यानी 0 में अगर एक किस्म का आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 में 2 π/6 ऐड करें तो π/6 आ गया, आगे फिर π/6 पे π/6 ऐड करें तो π/3 आता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इंटरवल है, यानी नेक्स्ट वैल्यू है ग्राफ के ऊपर। तो अब हमने 180/3 कितना होता है 60, तो पीछे बैक करें। ठीक है, तो 180/3 कितना होता है 60, तो cos 60 हम लोगों ने लिया तो कितना आ गया 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1। नेक्स्ट एंगल 90 पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की है, तो 90 पे cos जो 90 है वो होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2π/3, तो आपने हर इंटरवल में पाई की जगह पे 180 पुट करके इस पूरी ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके कॉस की वैल्यू निकालनी है। जितनी भी कॉस की वैल्यू आएगी उसे डबल कर लेना है, यानी उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको वो हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पाई पे देखना है, तो पाई के ऊपर क्या होगा, यानी cos 180 पुट करना है, उसके बाद ये को ठीक है, तो क्या आपने करना है x की जगह पे फिर पाई पुट करना है, तो पाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, यानी cos 180 इक्वल -1, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2। अब हम 2 पाई पे ये दरमियान में भी इसी तरह आपने करते जाना है, 7 π/6, उसके बाद 4 π/3, 3 π/2, इसी तरह आपने करके फिर 2 पाई पे उसकी वैल्यू क्या है। ओके 76 कैन यू शो द रिजल्ट, वैल्यू से बच्चे कर लेंगे, आप जस्ट ग्राफ दिखा देना जी। नेक्स्ट कर ये ग्राफ है, तो आपने देखा पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 2 थी, उसके बाद जो है ना डिक्रीज हुई एंड पे और क्या आप इस चीज़ को शो करेंगे आमतौर पर, जो एक में ग्राफ पे रहना था कि आमतौर पर जो कर्व्स होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं ना, सर्कुलर टाइप, ये थोड़ा सा कोई ट्रायंगल टाइप बन रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? तो आमतौर पर सर्कुलर होते हैं ना, जरा गोल गोल से साइनोसाइडल ग्राफ्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा त्रिकोण टाइप क्यों बन रहा है, इसकी कोई खास वजह?
सर ये जो ग्राफ शो हो रहा है ये मतलब इस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर टाइप है, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, इसी की बात कर रहा हूँ। सर ये हमने मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है, तो आप अगर मतलब इस तरह भी कर लें तो शायद ये उस तरह भी बन जाए। ओके, नहीं मैंने इन जनरल पूछा है कि जितने भी कॉस के और साइन के ग्राफ्स होते हैं आप उसमें चाहे एंगल चेंज कर लें, ऐसे मल्टीपल कर लें 2x 3x या बाहर किसी से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, वो उनका हमेशा जो साइनोसाइडल ग्राफ होता है कर्वी, मतलब आप हाफ सर्कल शेप कह लें जैसे। तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी साइन कॉस और ये ग्राफ होते हैं ना, इनके हमेशा ग्राफ सर्कुलर टाइप, हाफ सर्कल, कर्व्स टाइप बनते हैं, ठीक है, यस अप एंड सर। डाउन, जिस तरह आपने पहले शो किए हैं। तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आप जब कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं तो फिर आप उनको अगर कनेक्ट करें तो फिर इस तरह के ग्राफ थोड़े बहुत एजी से बन सकते हैं। तो इसलिए जब भी यस आप कोई ग्राफ बनाएं तो यू शुड टेक सम 10 और 15 पॉइंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5, बल्कि होपफुली जो है आपको 20 से मोर ही करने चाहिए। तो फिर इस तरह की ना ये एज शेप नहीं आती है। ये जस्ट मैंने आपको वैसे बताया कि जब ये आप साइन कॉस के ग्राफ्स बनाए जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तो चेंजेस आती है ना, अप फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, तो इसके अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो अगर कभी बार आप इस तरह प्लॉटिंग करें और आपको एजेस लगें जिस तरह ये सामने शो हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं जी जी। ग्राफ गलत है, इसका मतलब ये है कि आपने पॉइंट्स कम लिए, तो यू हैव टू टेक मोर पॉइंट्स, ठीक है, ताकि आपका ग्राफ और जो है ज़्यादा एक्यूरेसी क्लियर हो सर, जाए। एक्यूरेसी के एक्यूरेसी तो लिए। आपकी जो कंप्यूटर है वो जिस प्रोग्राम के तहत आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के जी जरिए, वो तो एक्यूरेट ही होगा। आप बेशक 10 जी जी। डेसिमल तक ले लें, 5 डेसिमल तक भी ले लें वैल्यूज, तो कोई मसला नहीं। तो जब आप ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे तो एजेस खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। चलें जी, थैंक यू यस। वेरी मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। एनी हाउ इट वॉज अ गुड प्रेजेंटेशन, लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। अब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है।